जीवन सेवा केंद्र ये इसलिए सोचा कि हम जो जिस विषय पे काम करते हैं वो लावारिस लाचार बेसहारा असहाय लोगों की मदद के लिए, जिसमें प्रमुख कार्य हमारा जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले लावारिस मरीजों की निःशुल्क सेवा करना है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आज हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेवी सुनील रासवन जी, जो जीवन से निराश हो चुके होते हैं, बीमार हो चुके होते हैं, अपनी जीवन की इच्छा छोड़ चुके होते हैं, हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, इलाज में मदद भी करते हैं। ये सब सेवाएं एक जीवन के प्रति जागरूक करने का एक उद्देश्य है, इसलिए नाम रखा गया नवजीवन सेवा केंद्र। तो सरकार के साथ अगर समाज कुछ जरूरी काम को करे तो दोनों मिल के बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। वहाँ अब हमारे वार्ड में लावारिस के पेशेंट को ना गंदगी मिलेगी, ना उसको कोई किसी चीज़ की कमी मिलेगी। अस्पताल के परिसर में कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं से अपना कार्य फिजिकल नहीं कर सकता, उसको हम हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हमने अपने नुमाइश में गोपाल नगर के आसपास के 6-7 स्कूलों को चिन्हित किया हुआ है। उसमें जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं या जिसके घर में कोई विशेष प्रॉब्लम हो जाए, फीस नहीं भर पा रहा है, बीच में पढ़ाई रुक गई है, किताबें नहीं खरीद पा रहा है या एडमिशन नहीं कराया पा रहा है, तो ऐसे हमने 150-200 बच्चों को शिक्षा में मदद करी है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आज हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेवी सुनील रासवन जी, जिनकी अपनी नव जीवन सेवा केंद्र सामाजिक संस्था भी है। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सुनील जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी डीपीडी न्यूज में। डीपीडी न्यूज वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने कुछ समय निकाला हमारी संस्था के लिए। सुनील जी, आपकी जो संस्था है नव जीवन सेवा केंद्र, सबसे पहले हम उसके बारे में बताइए। ये आपने नाम, संस्था का नाम आपने क्या सोचकर रखा? हमारी संस्था का नाम है नव जीवन सेवा केंद्र सामाजिक संस्था। पहले हमने नाम रखा था नई दिशा, जो सोचा था, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें लगा कि कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारे कार्य की और कुछ मेंशन करता हो। तो हमने एक नाम सोचा नव जीवन सेवा केंद्र। ये इसलिए सोचा कि हम जो जिस विषय पे काम करते हैं वो लावारिस लाचार बेसहारा असहाय लोगों की मदद के लिए, जिसमें प्रमुख कार्य हमारा जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले लावारिस मरीजों की निःशुल्क सेवा करना है। यहाँ पे जो लावारिस भर्ती हुआ करते थे, ज़्यादातर लावारिस की कुछ कमियों के कारण और केयरलेस के कारण और कुछ उनकी स्थिति ऐसी होती थी कि उन्हें टच नहीं करता था, गंदगी और बदबू वाली पेशेंट्स की कंडीशन के कारण उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनकी साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी यहाँ पर। तो उसमें मृत्यु दर का आंकड़ा ज़्यादा था। तो हमने उनकी मृत्यु दर को कम करने के लिए अपनी ऐसी सेवाएं करी जो फिजिकल होती हैं, जिसको कोई हाथ नहीं लगाता है, ऐसे पेशेंट्स को वर्क किया जाता है हमारे यहाँ, तो उससे मृत्यु दर कम होगी काफ़ी, और वो प्रैक्टिकल में अब कम है। तो हमने जो जीवन से निराश हो चुके होते हैं, बीमार हो चुके होते हैं, अपनी जीवन की इच्छा छोड़ चुके होते हैं, हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, इलाज में मदद भी करते हैं, उनके रोजगार का और पोषण का भी प्रबंध करते हैं। तो ये सब सेवाएं एक जीवन के प्रति जागरूक करने का एक उद्देश्य है, इसलिए नाम रखा गया नवजीवन सेवा केंद्र। तो कितने वर्षों से ये संस्था शुरू की, कितने वर्ष हो गए शुरू किए हुए? इसको लगभग 7.5 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, और ये हमारा रेगुलर जो बिना किसी अवकाश के कार्य चल रहा है वो चल रहा है 1 नवंबर 2014 से जिला चिकित्सालय सहारनपुर में, एसबीडी बजोरिया जिला चिकित्सालय में। जब आपने संगठन शुरू किया, अपनी संस्था शुरू की थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? प्रेरणा किससे मिली आपको संस्था शुरू करने की? 2014 में हमारे श्री गुरु महाराज जी, जो श्री अब नहीं है शरीर रूप में, श्री स्वामी सतगुरु दयानंद महाराज जी, श्री नंगली साहब में हमारा श्री सतगुरु दयाल मंदिर है। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब चल रहा था पिछले काफ़ी समय से। हमने संगत द्वारा कुछ फंड इकट्ठा करा था और हमने किसी मेडिकल हेल्प पे खर्च करने के लिए, इस उद्देश्य से हमारे संगत के कुछ लोग यहाँ पर आए, इमरजेंसी वार्ड में पूछा कि किसी को किसी की ज़रूरत हो, बाहर की दवाई की ज़रूरत हो, किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, हमारे पे कुछ सेवा राशि है। तो यहाँ पर हमें जल्दी से कोई मिले नहीं, 2-4 दिन कुछ लोग घूमे तो नहीं मिला। उसके बाद हमें एक संजय नाम का वार्ड बॉय मिला आइसोलेशन वार्ड में। हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि कोई ऐसी ज़रूरत हो किसी को जो हम पूरी कर सकते हो, किसी के इलाज में मदद कर सकते हो। तो उन्होंने हमें को कहा ये लावारिस मरीज भर्ती हैं और इनको चाय की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है। और एक पेशेंट वहाँ ऐसा था, उसके बाल काफ़ी बड़े थे और उस दौरान कर्फ्यू जैसा कुछ माहौल भी चल रहा था, तो नाई नहीं आ रहे थे। तो ये जून जुलाई लगभग 2014 की बात है। तो नाई ना मिलने की वजह से उसके बाल बहुत लंबे थे और उसके जख्म था सिर में। तो हमें लगा कि इसको नाई की और कपड़ों की और इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि वो बाल कटने के बाद उसका जख्म जल्दी सही हो जाए और जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे छोटे छोटे कार्य, चाय पिलाना, फ्रूट दे देना, कुछ बिस्कुट खिला देना, जो खुद नहीं खा सकता उसको खिलाया पिलाया गया। तो वो फंड थोड़ा थोड़ा करके हमारा खर्च हुआ। जितने दिनों में वो फंड खर्च हुआ, तो तब तक हमें ये लगा
कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इलाज तो प्रॉपर होता भी है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ स्टाफ नहीं कर सकता। तो सरकार के साथ अगर समाज कुछ ज़रूरी काम को करे तो दोनों मिल के बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। वहाँ अब हमारे वार्ड में लवारिश के पेशेंट को ना गंदगी मिलेगी, ना उसको कोई किसी चीज़ की कमी मिलेगी। कुछ सरकार कर रही है, कुछ हम कर रहे हैं, तो मिलजुल के ये बहुत बेहतर काम अब हो रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने सुनील जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने मतलब इन कार्यों के अलावा और कौन से कार्य हैं जो आपकी संस्था के द्वारा किए जाते हैं? ये 1 नवंबर 2014 से तो हमारा बिना किसी अवकाश के जिला चिकित्सालय में प्रमुख कार्य सुबह चाय बांटना। 8 बजे के आसपास हमारी 7:30-8 बजे हमारी चाय वितरण होती है, वो हमारी संस्था की तरफ से होती है। बिस्कुट रस वितरण होते हैं। उसके बाद खाना आता है, वो सरकारी होता है, वो खिलाते हम हैं। शाम का खाना भी सरकारी आता है, वो भी खिलाया जाता है। इसके अलावा हम शिक्षा में कार्य कर रहे हैं 2016 से। हमने अपने नुमाइश कैंप गोपाल नगर के आसपास के 6-7 स्कूलों को चिन्हित किया हुआ है। उसमें जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं या जिसके घर में कोई विशेष प्रॉब्लम हो जाए, फीस नहीं भर पा रहा है, बीच में पढ़ाई रुक गई है, किताबें नहीं खरीद पा रहा है या एडमिशन नहीं कराया पा रहा है, तो ऐसे हमने 150-200 बच्चों को शिक्षा में मदद करी है। ये इससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। काफ़ी बच्चों को हमने बुक सेट दिए हैं, काफ़ी बच्चों के हमने एडमिशन कराए हैं, काफ़ी का जिनकी फ़ीस और कुछ बैलेंस रुकने से स्कूल से छोड़ के घर बैठ जाते हैं, उनका सेटलमेंट करके हम दोबारा उनको स्कूल भेजते हैं। तो आपके संस्था से और कार्यकर्ता जुड़े होंगे, या फिर आपने जैसे बताया आप इतने कार्य करते हैं, तो उसके लिए जरिया क्या है? किस किस चीज़ से आपके पास आमदनी आती है? शुरू में हमने कुछ मेंबर्स बनाए अपने जानकार, उन्होंने हमें फंडिंग करी। फिर धीरे धीरे कार्य इतने व्यस्त हो गए कि हम मांगने कहीं से नहीं जाते। जो लोग खुद से स्वेच्छा से हमको कुछ देते हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से चला रहे हैं। श्री नंगली निवासी भगवान जी सब कुछ अपने आप चला रहे हैं। गुरु महाराज जी की याद में ये चल रहा है, और ये नंगली निवासी भगवान जी कैसे कर रहे हैं हम बस मैनेज भी नहीं कर सकते। जितना वो कर रहे हैं सब उनकी कृपा से अपने आप हो रहा है। चलिए अब हम थोड़ा व्यापार से संबंधित बात करेंगे। सुनील जी, आप बताइए कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई है, तो उसका व्यापार पर और आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा है? सब पर फर्क पड़ा है। हमने राशन की किट भी बांटते हैं हम, तो राशन बहुत ज़्यादा महंगा होने से हमारी जो किट जो है अब डबल रेट लगता है, डबल कॉस्टिंग चुकानी पड़ती है हमको राशन की किट वितरण करते हुए, जिससे कम लोगों को अब राशन दिया जा रहा है। हमको भी ये फ़र्क पड़ा है, संस्था में भी, आम समाज को भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और महंगाई को रोकने का कोई बहुत बड़ा भी विकल्प हुआ नहीं है, अब तक उस पर कोई कार्य हुआ नहीं है। इस दिशा में कार्य जरूर होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी समाज को हो रही है। व्यापार की अगर बात करें तो एक व्यापारी की नज़र से आपको क्या लगता है कि व्यापार पर क्या फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का? व्यापार पे बहुत फ़र्क पड़ा है जी। ऑनलाइन जितना ज़्यादा काम हो रहा है, छोटा व्यापार उतना ज़्यादा खराब हो रहा है, और उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। ये मेन कारण है कि ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, वो बहुत सारे बीच के बंदे जो कार्य कर रहे थे, जिनको रोज़गार मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी पढ़े लिखों की भी ज़्यादा बढ़ रही है और सामान्य इंसान की भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है महंगाई को लेकर चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हम एक सामाजिक आदमी हैं, हम राजनीति में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रखते हैं। तो चुनाव तो देखो जी, हर एक का जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है उसको वो अपने माइंड से, अपने विचारों से, सब चीज़ों को सोच के, चारों तरफ से सोच के और देश को आगे रख के वोट देना चाहिए। आप एक व्यापारी के रूप से या एक सामाजिक इंसान, आम आदमी के रूप से आप किसको वोट देना चाहेंगे? किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? जो जनता के लिए बेस्ट काम करे, जो सबके लिए काम करे, सबको उसी को वोट देना चाहिए। और जो हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए और हम सबके लिए सोचे, सबके लिए समान सोचे। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया वैसे मेरे सवालों का। तो सुनील जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं सहारनपुर में, अगर हम बात करते हैं, तो आपकी संस्था के द्वारा उस कोरोना से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या सावधानियां बरती जा रही है? हम गांव में भी जाते हैं कभी कभी, बीच बीच में हम वहाँ रजाई, कपड़ों और अन्य सामान का वितरण करने जाते हैं। हम वहाँ बच्चों को इकट्ठा करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बताते हैं, उनको साफ स्वच्छता के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछ के प्राइज दे के उनमें जागरूकता लाते हैं। और क्षेत्रीय बच्चों को भी हम जो है, आसपास के बच्चों को भी निःशुल्क बाल शिक्षा केंद्र के नाम से हम कुछ कोचिंग और कभी कभी टेम्परेरी कैंप लगा के भी हम उनको इस चीज़ के बारे में सूचना देते हैं। और अपनी सफाई परमानेंट ही रखनी चाहिए, जिससे हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके प्रति जागरूक करते रहते हैं समय समय पर। सुनील जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था के द्वारा जिला अस्पताल में किस समय से किस समय तक कार्य किया जाता है और क्या क्या कार्य किए जाते हैं?
हमारी संस्था द्वारा जो है कुछ महिला सेवादार कर्मचारियों को रखा गया है, जिसकी तनख्वाह हमारी संस्था द्वारा ही दी जाती है। उनकी ड्यूटी लगाई गई है। गर्मियों में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक और सर्दियों में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हमारा स्टाफ आइसोलेशन वार्ड में, जो कि इमरजेंसी के पिछला बैक साइड पड़ता है, उसमें रहते हैं। और ट्रामा सेंटर हो, इमरजेंसी हो, हड्डी वार्ड हो या बर्न वार्ड हो या आसपास का कोई भी वार्ड हो, कोई भी लावारिस मरीज अगर जब भर्ती होता है तो सारे स्टाफ को वहाँ पता है, वो ऑलरेडी हमारे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। और भर्ती होने के बाद से जैसे कि उसकी साफ़ सफाई है तो उसको नहलाना है, धुलाना है, उसकी साफ़ सफाई तो बाल कटवाने हैं, शेव करवानी है, या उसके जितने भी फिजिकल कार्य होते हैं वो हमारी संस्था के सेवादारों किए जाते हैं। ये सुबह से दोपहर तक के बीच किए जाते हैं। चाय नाश्ते का खर्च हमारी संस्था उठाती है और कपड़े हम समाज से लेते हैं। उसमें से छांट के पैक होके अलग अलग तरह के सब तरह के कपड़े आते हैं। 100 से 200 जोड़े हमारे महीने में लगभग यहाँ लगते हैं। जो बाहर कुछ घुमंतु लावारिस भी होते हैं, जो कि पट्टी वट्टी वाले केवल मरीज होते हैं और लेकिन उसको भर्ती नहीं करने की आवश्यकता होती, ऐसे मरीजों को भी हम चाय नाश्ता देते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। उनको कपड़े भी देते हैं। और अस्पताल के परिसर में कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं से अपना कार्य फिजिकल नहीं कर सकता, उसको हम हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जैसे कीड़े पड़े हुए जो पेशेंट आते हैं उनके कीड़े निकालना, उनकी पट्टी करना, डॉक्टर की विजिट पे उन्हें दिखाना, जो भर्ती खुद से नहीं हो सकता उसको भर्ती कराना, उनके टेस्ट इत्यादि कराना, उनको लेके जाना, लेके आना, इसके लिए जो है सारा प्रबंध जो है सुबह से दोपहर के बीच हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क किया जाता है। कोई संदेश जो आप जनता को देना चाहेंगे एक समाज सेवी के रूप में? जब कोरोना का पीक टाइम चल रहा था तो सारी दुकानें बाहर बंद थी, बाजार बंद थे। हमने अतिरिक्त रूप में इमरजेंसी गेट के बाहर सुबह का चाय का स्टॉल लगा के आम पब्लिक के लिए भी खूब चाय का वितरण किया और हम बिल्कुल भी डरे नहीं। और समाज को कभी भी जो है डरना नहीं चाहिए। जो होगा ईश्वर से कृपा से सब सही होगा। हमें कभी भी डर के अपने कार्य को छोड़ के उससे भागना नहीं चाहिए और परिस्थिति का सामना करना चाहिए। धन्यवाद सुनील जी, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे चैनल में आने के लिए। आपने अभी देखा हमारा आज का इंटरव्यू। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।